नमस्कार दोस्तों। इन दिनों मैं कुछ किताबें ऑडियो फॉर्मेट में मैं सुन रहा था और बड़ी जल्दी बहुत सारी किताबों को सुनने के और पढ़ने के समझने के बाद मुझे उनका सारांश समझ में आया और कुछ 5-7 नतीजों पे मैं आकर के एकत्रित हुआ। आप इन पे विचार करिएगा। इनके बारे में वीडियोस मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको आप और देखिएगा उन वीडियोस को, और उनके सहारे अपने जीवन को आगे और वैभवशाली और सुखमय बनाइएगा। देखिए, सबसे पहला सिद्धांत तो ये है कि एक हमारी आदत होती है कि फला व्यक्ति इसलिए सक्सेसफुल है अपनी ज़िंदगी में क्योंकि शायद वो लकी था। लक ज़रूर होता है, परंतु लक हमें क्रिएट करना पड़ता है अपने कर्मों के द्वारा, अपने एफर्ट्स, अपने परिश्रम के द्वारा। मैं आपको एक इस उद्देश्य में एक एग्जाम्पल साइट करता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन के नाम हम सब जानते हैं। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और भी बहुत सारे आविष्कार किए। लेकिन जब उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया, उस समय तक उन्होंने करीब 500 से 800 बार अनसक्सेसफुल यानी फेलियर का सामना किया था। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली जब उन्होंने एक बार सफल प्रयोग करके बल्ब का आविष्कार कर दिया तो उस बार लक उनके साथ था। यानी हमें ये नहीं पता कि लक हमारे साथ कब रहेगी या कब नहीं रहेगी, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो है कि कांस्टेंट, निरंतर प्रयास करना। अगर हम प्रयास करते रहेंगे, कभी ना कभी किस्मत हमारी साथ जरूर देगी। तो हमें किस्मत को बनानी है, न कि किस्मत के सहारे बैठे रहनी है। अगर आप किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे तो किस्मत आपका कभी साथ नहीं देगा। लेकिन आप प्रयास करते रहें, किस्मत कब साथ दे जाए आपको नहीं पता होता है। तो आपको बस आपके हाथ में यही है कि आप प्रयास करते रहें। तो मैं फिर से ये बोलूँगा कि अपनी किस्मत स्वयं खुद बनाएं। सिद्धांत नंबर 2 ये है कि आप हर समय अपने जीवन में अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास करें, न कि जो आपके पास है उसी में गुजारा करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप यंग एज में रहेंगे, जब आप में स्फूर्ति, ताकत है, अगर आप उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने सामर्थ्य, अपने कैपेसिटी, अपने काम करने की क्षमता से अपने लिए भाग्य का उदय नहीं कराएंगे, अगर तो आप बाद में पछताएंगे। तो अब से ये, जब आप कोई एक अच्छा घर देखते हैं या कोई अच्छी गाड़ी जो आपको मन को लुभा दे, अगर आप वो चीज़, या आप चाहते हैं कि अपने बच्चे का पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूल में कराना है, आप ये ना सोचें कि मैं इस एजुकेशन को या ये वो चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है मैं नहीं ले सकता। आपको ये सोचना चाहिए और स्वयं से ये पूछना चाहिए कि मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। तो आपको सवाल सही पूछना है अपने आप से कि मैं इस चीज़ को हासिल करने के लिए अपना सामर्थ्य कैसे बढ़ाऊं, न कि आप ये पूछें या ये बोले अपने आप को कि मैं तो इसे नहीं ले सकता, मेरे में इतनी औकात नहीं, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत नहीं है। तीसरा सिद्धांत जो मैंने जीवन के लिए रखा है आप सभी के लिए, वो ये है कि पैसे के खेल को पहचानिए, पैसे के खेल को समझिए और जानिए और सीखिए। देखिए, ये सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि पैसा ही सब कुछ है क्या। हमें अक्सर ये सुनने मिलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के बिना भी और भी बहुत कुछ होता है। निश्चित तौर पे ये बात सही है, पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे को भगवान नहीं बनाइए, पर पैसा एक संसाधन है। पैसा एक आपके हाथ में एक हथियार है जिसके जरिए आप कोई भी संसाधन जुटा सकते हैं जो एक अच्छी जिंदगी को, उसकी गुजर बसर करने के लिए आपको जरूरी है। पैसे के खेल को हमेशा आप जान रखिएगा, बचपन से आपको गलत सलत बताया गया है, गलत सलत लगातार बोली जाती है, जिस वजह से आप भ्रमित रहें और भ्रमित रहते चले जाते हैं। कभी आपने सुना है या सोचा है कि आपने जो बैंक को पैसा अपना देते हैं फिक्स डिपॉजिट के तौर पे रखने के लिए, बैंक उसमें से आपको 6, 7, 7.5% आपको FD में दे देती है, पर वही बैंक आपके पैसे को लेकर के आराम से 15 से 17% कमा लेती है। उस 15-17% से आपको महज 7% या 7.5% दे करके बाकी का पैसा अपने पास रख लेती है। सोचिए, पैसा आपका है, आप ही ने बैंक को दिया पैसा और आपको आधा भी नहीं मिला जितना एक्चुअल अर्निंग हो सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक पैसे के खेल को आपके सामने एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं पेश किया जाएगा, आप उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझेंगे। आप उसे जब तक ये सोचेंगे कि हाँ, ये मेरे बस का नहीं है, कि मैं इसे नहीं समझ सकता और न मैं इसे चला सकता हूँ, तो आप किसी न किसी को बुलाएंगे। भाई, ये जैसे आपके पास एक गाड़ी हो और आप बोलो कि आपको कहा जाए कि ये गाड़ी तो आपने है, आपके पास है, पर आप इस गाड़ी को चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है।
रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती है। आप एक काम करें, आप एक ड्राइवर ले लें और उसे बोलिए चलाने के लिए। ठीक है, सुनने में तो बहुत वाजिब सुनाई देता है, पर आप उस ड्राइवर को न दे करके अगर आप स्वयं अपना ड्राइवर खुद बन जाएं, आप उस गाड़ी को स्वयं चलाएं, तो उस गाड़ी का जो ड्राइविंग का मज़ा है, उस गाड़ी का जो नया गाड़ी जो आपने लिया या जो भी पुरानी गाड़ी आपके पास है, उसको चलाने का जो मज़ा है वो आपको मिलेगा नहीं अगर आप स्वयं नहीं चलाएंगे। इसी प्रकार अगर आप अपने पैसे को किसी स्टॉक ब्रोकर या किसी ब्रोकरेज हाउस या बैंक को जब तक नहीं देंगे, उनकी कमाई कैसे होगी? तो जब उनकी कमाई नहीं होगी तो वो आपको क्या बोलेंगे कि साहब पैसा आपसे, आपकी बस की बात नहीं है पैसे को चलाना, हम आपको चला के दिखाएंगे और आप हमें दे पैसा, हम आपसे कमाएंगे और फिर बदले में आपको थोड़ा बहुत दे देंगे। यही तो होता है आपके साथ। तो पैसे के खेल को समझिए, जानिए, सीखिए, अन्यथा आप हमेशा दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे और दूसरे आपके पैसे का फ़ायदा उठाएंगे। आपको पूरा पैसा, उसका फ़ायदा आपको खुद के पैसे का नहीं मिल सकता। जो चौथी सीख है ज़िंदगी के लिए, वो मैंने ये जाना कि मन में कोई भी हम नया कार्य करने जब जाते हैं तो मन में एक भय, एक डर ज़रूर हमें सताता है। ये आवश्यक भी है और अनायास भी है और ये स्वाभाविक भी है। तो आपके मन में डर रहेगा क्योंकि सालों से सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है इसके पीछे कि हम जो भी कुछ करने जाते हैं असफलता आ सकती है, खतरे हो सकते हैं। तो आपके पास ये हमेशा पूछना चाहिए, स्वयं से ये पूछिए कि सबसे बुरे से बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ अगर मैं इस काम में असफल रहा तो अपने आप से पूछिए सबसे बुरे से बुरा मेरे साथ क्या घटना घटित हो सकती है अगर इस काम को मैं नहीं कर पाया जैसा मैं सोच रहा हूँ। यकीन माने, जो एक्चुअल जब आप असफल होते हैं या थोड़ा बहुत असफलता की ओर जाते हैं, वो इतना भयावह, इतना भयानक नहीं होता जितना कि आपके मन में वो डर एक ड्रामा के तौर पे, एक सस्पेंस मूवी की तरह बना हुआ रहता है। तो हमेशा अपने आप को भयमुक्त करने के लिए ये सवाल पूछिए, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? ये हो सकता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, तब आप ये पूछिए कि मैं कहाँ से चल के आया हूँ और कहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या मैं ये चीज़ हासिल है जो मेरे पास, वो भी हाथ से चला जाएगा? अगर ऐसा वाकई में जा सकता है तो दोबारा सोचिए अपने काम को। लेकिन अगर वैसा नहीं है और वो जो भय है वो इतना बुरा नहीं लग रहा है जितना कि आप महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं, तो आप उस काम को ज़रूर करिए। इस भय के कारण ही आप अपने आप को संभाले रखेंगे। इस भय के बारे में सोच करके ही आप हमेशा वो गलतियां करने से बचेंगे। इसलिए भय आपका ज़रूरी एक अंग है, आपका पार्ट है। भयभीत होकर के आप काम को छोड़ दें करने से, ये मत करिए, इससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो पांचवा सिद्धांत मैंने अपना बनाया है वो ये है कि इसे अंग्रेजी में कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। हिंदी में अगर उसका तर्जुमा करें तो मैंने उसको इस तरह से तर्जुमा किया है कि डूबत खाते की भ्रांति। डूबत खाते की भ्रांति का मतलब ये होता है कि सपोज आपने किसी काम में बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा लगा दिया है और वो काम उतना आगे नहीं बढ़ रहा है, उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, या बढ़ भी रहा है तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप वो खरा नहीं उतर रहा है। तो आपको ये सोच कर, रुक करके सोचना चाहिए कि क्या मैं इस काम को अब आगे बढ़ाऊं या इसे छोड़ करके नए सिरे से एक नया काम ले लूं। ये आपका कोई काम हो सकता है, आपकी कोई रिश्तेदारी हो सकती है, कोई साझेदारी हो सकती है, कोई ट्रेनिंग हो सकती है, कोई नई स्किल आपने लेना शुरू किया या पढ़ना शुरू किया लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये मेरे लायक है या मैं इसे कर पा रहा हूँ, तो फिर आप उसको छोड़ करके कुछ नए सिरे से नया करने के बारे में दिमाग का एक ऑप्शन हमेशा खुला रखें। ये मत सोचिए कि मैंने ऑलरेडी इतना समय इस बात में, इस काम में ऑलरेडी बिता दिया हूँ, अब मैं इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको लॉजिकली और आर्ग्यूमेंटेटिवली, यानी तर्क संगत तरीके से और लॉजिक के साथ आपको ये सोचना है कि ये काम मुझे करना चाहिए आगे, या अब ये इस काम में मैं स्टेलमेट या एक प्रकार से डेडलॉक या गतिरोध में आ गया हूँ, अब ये काम आगे मेरे से नहीं बढ़ रहा है तो मुझे छोड़ देना चाहिए या नहीं चाहिए ये। तो इसके बारे में सोच करके आप एक दूसरा ऑप्शन तलाशिए और उसी में, उस गतिरोध में अपने आप को फंसाए मत रखिए। जो अगला सिद्धांत ज़िंदगी का मैंने समझा है वो ये कि ज़िंदगी में वैभवशाली या अमीर जिसको कहते हैं, अमीर का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना नहीं होता। अमीर का मतलब होता है आपके पास वैभव हो, आपके पास सुख साधन, जीवन की जो मूलभूत चीज़ें हैं उनके लिए कहीं से भी कोई किल्लत, कोई कमी आपको महसूस नहीं हो रही हो।
वो वैभवशाली बनने का प्रयास करें और जल्दी प्रयास करें। आप बोलेंगे कि मैं 30 साल तक मैं 10,000 रुपये हर महीने जमा करके 1 करोड़ रुपए बना लूँगा। उससे अच्छा होगा कि आप कोई छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू करें अपने खाली वक़्त पे, और उस पैसे से, जो पैसा आपके पास आ रहा है उस बिज़नेस से, अपने रूटीन वर्क के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, उस पैसे को आप कहीं पे निवेश करें या किसी और के बिज़नेस में इन्वेस्ट करें और जल्दी से पैसा 10-1 साल में बना लें। मैं आपको कोई हैक नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई ओवरनाइट रिच होने के लिए कोई स्कैम या कोई स्कीम नहीं बता रहा हूँ। मेहनत से, अकल से आपने अगर निवेश किया और निवेशक बने रहे, अच्छी कंपनियों में शेयर्स खरीद करके या म्यूचुअल फंड के ज़रिए अपने सेविंग को यूज़ करें, तो फिर आप जल्दी से वैभवशाली, यहाँ अगर फिर से मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ रिच बनने का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना नहीं है। आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, आपके पास रहने की सुविधा, सुख सुविधा के साधन, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हों, ये सारी चीज़ों को मिला करके जो एक एमलगम, जो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट बनेगा, उस एनवायरनमेंट, उस परिदृश्य में मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप एक निर्दिष्ट तरीके से और एक निश्चित तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के बारे में सोचें और पहले से प्लान कर लें और उसे करते चले जाएं। तभी आप जल्दी से वैभवशाली या अमीर बन सकते हैं। जो 8वां और आखिरी सिद्धांत जो मैंने सोचा है ज़िंदगी में अच्छे से जीने के लिए, वो है एसेट्स खरीदिए। अगर आप सही में अमीरों जैसे बनना चाहते हैं, या वो लोगों की तरह जिनके पास सारे सुख सुविधा के साधन हैं, उनकी तरह आप दिखना चाहते हैं, तो उनकी तरह आप काम भी तो करिए। आप कभी भी देखना, एक गरीब आदमी ऐसी चीज़ें खरीदेगा जिनसे वो और गरीब हो जाता है और तभी वो गरीब रहता है। लेकिन एक अमीर आदमी हमेशा ऐसी चीज़ों में पैसा लगाता है जिनसे वो और रिच हो जाता है और अमीर हो जाता है। एक अमीर आदमी क्या करेगा कि वो एक छोटी-सी गाड़ी खरीद सकता है शुरुआती दौर पे, जब वो अमीर नहीं था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 2 लोगों की कंपैरिज़न हो रही है, जिनमें से एक रमेश है, आप नाम के लिए ले लीजिए, और एक सुरेश। रमेश ने गाड़ी खरीदी और सुरेश ने एक घर खरीदा या एक खेत खरीद लिया, ठीक है? सुरेश ने उस खेत में खूब सारा धान उगाया, चावल उगाया या जो भी उगाया, उससे वो कमाया और कुछ 10 साल बाद उस खेत की कीमत 10 गुना बढ़ गई। यहाँ रमेश ने उसी समय, उसी उम्र में उसने एक गाड़ी खरीदी, उतने ही पैसे से। वो गाड़ी की कीमत अगले 5-7 साल में आधी रह गई। फिर रमेश को लगा कि नहीं, मेरा गाड़ी अब पुराना हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है। उसने बेचने के लिए गया तो उसे आधे से भी कम दाम मिला क्योंकि गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। तो यहाँ असल में फ़ायदे में कौन रहा, रमेश की सुरेश? आप जान सकते हैं कि सुरेश ने एसेट खरीदा था, यानी वो चीज़ जो आपके जेब में पैसा भर के देती है, और रमेश ने क्या खरीदा था? लायबिलिटी खरीदी, जो आपके पैसे को हमेशा गिराता है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरों की तरह बिहेवियर भी रखना पड़ेगा। अमीरों की तरह बिहेवियर रखने का मतलब महंगी चीज़ों का शौक़ रखना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अमीर लोग अमीर बनने से पहले क्या करते थे। हर कोई जन्मजात अमीर तो नहीं हो सकता। आप एक गरीब घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे करके मेहनत और अपनी अक्ल लगा के अमीर बन सकते हैं। ये कहीं लिखा नहीं है कि गरीब घर का बच्चा गरीब ही मरेगा। लेकिन आप अगर वो काम जो आपके हाथ में है अपने जीवन काल में, यानी अपने आप को सुधारना, अपने आप की सिचुएशन के, अपने आसपास के परिवेश को बदलना, ये अगर आप नहीं करते हो तो ये पाप है। तो आपको हमेशा एसेट्स खरीदने हैं, न कि लायबिलिटीज़। आप जो भी खरीदते हैं, जो भी पैसा आप लगाते हैं, आप हमेशा सोचिए कि आपने क्या खरीदा, ये आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी या इसकी वैल्यू घटेगी। आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आपका दिमाग बता देगा, बॉस ये काम अपन कर रहे हैं, ये आगे जाके हमको अमीर नहीं बनाएगा, ये हमको गरीब बना देगा। एक बोनस सिद्धांत जो आपके सबके पास मैं बताना चाहता हूँ चलते चलते, ये आखिरी सिद्धांत है, इसे आप समझ लीजिए और इसे अपने ज़िंदगी में हमेशा ढालिएगा और याद करिएगा। जो पैसा है ना हमारे पास, उससे हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, या तो हम उसे खर्च कर सकते हैं। दूसरा, हम उसे बचा के रख सकते हैं अपना पेट काट काट के। तीसरा, हम उसे निवेश कर सकते हैं। इनमें से अगर निवेश गलत हुआ, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। माना आपने पैसा खूब खर्च कर दिया, उससे आपका पैसा चला गया, आपका पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन ये जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ना, कि हम अपने पेट काट के, अपने उम्मीदों, अपने अरमानों का गला घोंट करके हमने पैसा बचा बचा के सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया या बैंक में डाल दिया, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बात है। ये आप जान रखिएगा कि ओवर स्पेंडिंग इज एज गुड एज ओवर सेविंग। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पैसा बचाया और उसे निवेश नहीं किया, तो धीरे धीरे मुद्रास्फीति यानी महंगाई की वजह से आपके जो पैसे जो आप संचित, जो आपने अपने पास संचय करके रखा है, जिसे आपने सेव करके रखा है,
वो पैसे की वैल्यू उस पर घुन लगती चली जाएगी। सरकारी मूल्य अगर आप माने तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट करीब 6.5 से 7% है। अगर 6.5% भी ले ले, 6% भी ले ले, तो आपके 100 रुपए की कीमत अगले साल सिर्फ 94 रुपए रह जाएगी। यानी आपको 100 रुपए में जो इस साल सामान मिलता था उसे खरीदने के लिए आपको 106 रुपए आपको देना पड़ेगा। और ये तो सरकारी आंकड़ा है, असली आंकड़ा शायद 8 या 8.5 9 रुपए के 9% के आसपास चल रहा होगा। यानी 9% की रफ्तार से आपका पैसा अगर गिरता चले जा रहा है तो आपको कम से कम 18% की रफ्तार से कमाना पड़ेगा, अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप निवेश करें और निवेश करते चले जाएं और अच्छा निवेश करें। अगर आपने इसे बचा के पैसा रखा, वो आपका पैसे में घुन लग जाएगा। घुन जो है वो मुद्रास्फीति का है, महंगाई का है। तो आपको पैसे सिर्फ निवेश पे सोचना है, खर्च तो आपके होते ही रहेंगे और बचा के रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, छोटा सा अमाउंट 10-20% आपके पास एक अगले 6 महीने के आपके जो घर खर्च का पैसा है उसे आप इकट्ठा करके रख ले एज एक सेफ्टी अमाउंट, एक कंटिजेंसी अमाउंट। आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं वो कैसे होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद का जो भी पैसा है वो हर महीने जो आपकी तनख्वाह आ रही है उसे आप पहले जा करके इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये देखा कि मैं लगातार पैसे से संबंधित बातें बोल रहा हूँ क्योंकि पैसा इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल रिसोर्सेस। ठीक है, तो आपके जितने संसाधन हैं आप उनको पैसे से ही खरीदते हो। दूसरा मदर ऑफ ऑल रिसोर्सेस टाइम। ठीक है, तो आपके पास टाइम लगाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। तो एक होती है कंपाउंडिंग, जिसके तहत आपका पैसा धीरे धीरे करके चक्रवाती ब्याज की तरफ बढ़ने लगता है। इसमें जो सबसे बड़ा फ्यूल है, जो पेट्रोल है, जो इस कंपाउंडिंग को रफ्तार देती है और कंपाउंडिंग में के चक्के को, पहिए को चलाती है, वो है समय। तो आपके पैसे के ऊपर समय का चक्का लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास एक बड़ा मूलधन आपका बढ़ेगा, आपका कॉर्पस बनेगा। तो कंपाउंडिंग के लिए समय चाहिए और कंपाउंडिंग करने के लिए ईंधन के रूप में समय और इंग्रेडिएंट्स के रूप में पैसा होता है, निवेश होता है। तो इन दो बातों को ध्यान रखिएगा। यही कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके स्वास्थ्य के ऊपर रहता है। अगर आप सुबह उठ करके थोड़ा पॉजिटिव विचार न रखें, सुबह उठ करके कुछ ध्यान या कुछ ज्ञान की बातें सुन लीजिए, कोई भी वीडियो ले लीजिए, जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनकी पूजा करिए, उससे आपका दिन एक दिनचर्या की शुरुआत अच्छे से होगी, एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत होगी। और एक चीज़ जान रखिए, जीवन में आगे अगर आपको तरक्की करनी है तो आपके मन में पेसिमिस्टिक यानी नकारात्मक भाव तो होनी ही नहीं चाहिए, आपके अंदर सकारात्मक भाव होनी चाहिए। आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, अगर आप पेसिमिस्टिक हैं यानी नकारात्मक भाव से ग्रसित है, तो आप कभी आगे ज़िंदगी में बढ़ ही नहीं सकते। हमेशा आप यही बोलोगे कि अब क्या करना, ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुनिया तो समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा बोलने वाले लोगों से बचें। और अगर आप इन लोगों को सुधार नहीं सकते तो उनसे आप बच के रहिए, उनकी बातों को अपने अंदर जहन में जाने मत दीजिए। ऊर्जावान बनने के लिए, आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव तैयार करने के लिए आपको नकारात्मक फीलिंग्स, नकारात्मक इमोशंस को हटाने पड़ेंगे। जब पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, आपका समय बहुत अच्छा गुजरता है। वहीं अगर आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे तो वो समय आपको काटने को दौड़ता है। तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास भी सकारात्मकता फैलाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपनी इमोशंस अपने तक नहीं रखते हैं, आप अपने आसपास, अपने दोस्तों, परिवारजनों, सबके बीच में उसको फैला सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप हमेशा नकारात्मक रहते हैं, नकारात्मक सोच में रहते हैं। कोई आपको अपने नए बिजनेस के बारे में बताए तो आप उसे पॉजिटिव इफेक्ट्स दीजिए, उसे आप बताइए कि हाँ करिए, अच्छे से करिए इसको। आप उसे 4 डर की बातें, 4 नेगेटिव बातें मत बोलिए, क्योंकि हो सकता है वो ऑलरेडी वो नेगेटिव बातें पहले ही सोच रखा होगा। आप कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं कर रहे हैं उसको नेगेटिव बातें बता करके। तो उसे हौसला दीजिए, ढाढ़स दीजिए, उसे पॉजिटिविटी दीजिए बजाय कि नेगेटिविटी देने की। क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान नहीं सुनाई देंगे जब आप उसको बोलेंगे कि बॉस देख लेना, इसमें बहुत लोगों का पैसा डूबा है। ये बोल करके सिर्फ अपने अंदर के डर को आप उसके दिमाग में और डाल दे रहे हो और ये वो सोच रखा ही होगा कि इसमें ये काम हो सकता है। तो इस तरह से मैं आपको बोलूँगा कि सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता मत फैलाइए लोगों के बीच में। आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार,
आपका आसपास भी, अड़ोस पड़ोस भी खुश रहेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। पसंद आए तो इसे कमेंट और लाइक करिए और शेयर करिए लोगों के साथ। धन्यवाद।